सोमनाथ अपनी माँ सुचित्रा और पत्नी संध्या के साथ रहता था। एक दिन, ये लो तुम्हारी पगार, आगे बढ़ो। आप तुम्हारी बारी है सोमनाथ, ये लो तुम्हारी महीने की पगार। मालिक, इसमें 300 रुपए कम है। कुछ याद भी रहता है तुझे? तूने 300 रुपए पिछले हफ्ते अपनी माँ की दवाई के लिए उधार लिए थे, वो काटे हैं। पर मालिक, उसके बदले मैंने 3 दिन फालतू समय देकर काम किया था। फालतू समय देकर कौन सा एहसान किया? उसके बदले तू कई बार देर से आता है, तो हिसाब बराबर। सोमनाथ निराश होकर घर आ जाता है। पर ये तो सरासर धोखेबाजी है। एक तो आपसे इतना काम करवाया और ऊपर से 300 रुपए भी काट लिए। ये तो जमींदार साहब ने बहुत ही गलत बात की है। बहू, ये कुछ अमीर लोग जो होते हैं ना, इनका कलेजा बड़ा छोटा होता है। ये हमेशा अपने से गरीब लोगों को दबाने के बारे में सोचते हैं। उन्हें पता है गरीब बेचारा कुछ उनके आगे बोल नहीं पाएगा, इसलिए ये लगातार गरीब के सीधेपन का फायदा उठाते हैं। और फिर इसी तरह सोमनाथ जमींदार के खेतों पर पूरी मेहनत और लगन से काम करता, फिर भी उसे पैसे बहुत कम मिलते थे। एक सुबह, संध्या, पूजा का सारा सामान एक टोकरी में रख ले, कोई चीज रह ना जाए। अम्मा, बैलगाड़ी आ गई है, चलो संध्या जल्दी आओ। आज कितने वर्षों पश्चात मैं अपने कुलगुरु के मंदिर जाकर पूजा करूंगी। तुम दोनों की शादी के बाद जाने का कब से बोल कर रखा था। अम्मा, मंदिर आ गया, उतरो। सुचित्रा सोमनाथ और संध्या के साथ अपने कुलगुरु की पूजा करती है। वापसी में सोमनाथ बैलगाड़ी रुकवाता है। अम्मा चलो, यहाँ भी माथा टेक। घर तो अभी थोड़ी दूर पर ही है, आप लोग यहाँ क्यों रुक गए? ये सामने जमीन देख रही हो संध्या, इस पर कभी तुम्हारे ससुर जी हल चलाए करते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन। सुचित्रा, इस बार चावल की खेती करके बहुत पैसे आ जाएंगे, कुछ ही समय में अच्छी फसल हो जाएगी। आपने इतनी मेहनत से फसल उगाई है तो मेहनत तो रंग लानी ही है। पर पता नहीं किसकी नजर लग गई, सारी फसल कीड़े खा गए और धीरे धीरे हमारी ये जमीन बंजर हो गई। इसी सदमे से तुम्हारे ससुर जी का भी देहांत हो गया। अम्मा, मन छोटा मत करो। अम्मा चलो घर चलते हैं। सुचित्रा सोमनाथ और संध्या के साथ घर लौट आती है। संध्या सुचित्रा से पूछती है, अम्मा, उसके बाद फिर कभी दोबारा आप लोगों ने उस खेत पर फसल उगाने के बारे में नहीं सोचा? नहीं बहू, सोमनाथ छोटा था, मजदूरी करके मैंने उसे बड़ा किया, इसलिए कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब तो बहुत साल बीत चुके हैं, और फिर बंजर जमीन पर खेती भला क्या उगेगी। तुम्हारे ससुर जी भी चावल की खेती उगाने का सपना अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले गए। अम्मा, क्यों ना हम अपनी जमीन पर चावल की खेती करें? अरे बहू, ये मुश्किल काम है। अब भला उस बंजर जमीन पर कौन हल चलाएगा? उस जमीन पर खेती करना कोई आसान काम नहीं है बहू। पर अम्मा, कोशिश करके देखने में क्या जाता है? क्या पता हम लोगों की मेहनत से खेत पर दोबारा चावल की खेती सफल हो जाए। बाबूजी का सपना भी पूरा हो जाएगा और उनकी आत्मा को भी खुशी मिलेगी। बस एक बार मेरे साथ तुम इस काम के लिए हाँ कर दो अम्मा, फिर हम दोनों सास बहू और चावल की खेती की मेहनत रंग जरूर लाएगी। मैं भी इनको जब जमींदार के खेतों में काम करता देखती हूँ और फिर भी उसके बाद इन्हें मेहनत के पूरे पैसे नहीं मिलते, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। अब मुझसे इनका दुख और नहीं देखा जाता। ठीक है बहू, सोमनाथ को आने दे, फिर मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ। फिर तू जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। सोमनाथ के आने पर सुचित्रा और संध्या उसे चावल की खेती करने के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर सोमनाथ मना कर देता है। अम्मा, कहाँ दिमाग है तुम्हारा? चावल की खेती करना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी एक बंजर जमीन पर। भूल जाओ अम्मा, ये एक सपना ही रहेगा और इसे सपना ही रहने दो। हम लोगों के अपने खेत पर कभी फसल नहीं हो सकती, हमें दूसरों के यहाँ नौकरी करके ही कमा कर खाना पड़ेगा। और संध्या, तुम माँ से इस बारे में कह रही हो, मैं इस बात के लिए कभी हाँ नहीं करूंगा। गांव के लोगों और जमींदार ने सुन लिया ना कि तुम लोग ये बच्चों जैसी बातें कर रही हो, तो सब हमारे ऊपर हंसेंगे। सोमनाथ, एक बात कान खोलकर सुन ले, अब मैं अपनी बहू का साथ दूंगी। अगर ये तेरे बाबूजी का सपना पूरा करना चाहती है तो मैं भी इस काम में इसका साथ दूंगी। अम्मा, तुम दोनों को जो करना है वो करो, पर मैं तुम दोनों की मदद नहीं करूंगा। हाँ। सोमनाथ संध्या और सुचित्रा दोनों की मदद करने से मना कर देता है। संध्या और सुचित्रा दोनों खेत पर जाती हैं और खेत की साफ सफाई का काम शुरू कर देती हैं। उधर ये बात जब जमींदार को पता चलती है तो वो हंसते हुए सोमनाथ से कहता है, सोमनाथ ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी माँ और पत्नी
दोनों एक बंजर जमीन पर चावल की खेती का काम करेंगी। तुमने उन्हें समझाया नहीं कि चावल की खेती करना कितना मुश्किल है? समझाया था मालिक, पर उन दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। कोई नहीं, उनको अपनी जिद पूरी करने दो, अपने आप थक हार कर घर वापस आ जाएंगी। अम्मा, तुम यहाँ से पानी का पाइप खोल दो, मैं हल चलाती हूँ। पहले जमीन की सिंचाई करनी होगी। संध्या बहू, आकर एक रोटी खा ले, कब से कुछ नहीं खाया तूने। अम्मा बस अब भी आती हूँ, थोड़ा ही बाकी रह गया है खेत। धीरे धीरे मेहनत करके संध्या और सुचित्रा ने खेत को ठीक करके उस पर चावल की खेती उगा दी। संध्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरी वजह से अब सोमनाथ के बाबूजी का सपना पूरा हो जाएगा। बस अम्मा, तुम देखती जाओ, कुछ ही समय में हमारे खेत में चावल की फसल लहराने लगेगी। और फिर एक दिन खेत में चावल की फसल लहराने लगती है। ये देखकर सुचित्रा और संध्या दोनों बहुत खुश होती हैं। अम्मा, अब ये फसल की कटाई हो जाए तो अच्छे दामों में बाजार में बेच देंगे, फिर हमें पैसों की भी कमी नहीं रहेगी। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। हम कल ही किसी ठेकेदार से बात करते हैं जो हमारी ये फसल बिकवा दे। एक बार खेत पर जाकर देखता हूँ कि आखिर इन दोनों ने फसल उगा कैसे ली। अरे, तुम्हें तो चावल की फसल लहरा रही है। इन दोनों ने तो चमत्कार कर दिया। क्या देख रहा है सोमनाथ? हैरान है ना ये खेत कैसे लहरा रहे हैं? ये सब तेरे बाबूजी का आशीर्वाद है, जो संध्या ने हिम्मत दिखाई और आज चावल की खेती जमीन पर लहरा रही है। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों पर यकीन नहीं किया। संध्या, तुम सच में बहुत मेहनती हो। आज तुम्हारी और माँ की वजह से ही बाबूजी का सपना पूरा हो पाया है। सोमनाथ भी खेती को देखकर बहुत खुश था। वो जमींदार को अपनी खुशी जाहिर करता है, पर मन ही मन जमींदार सोचता है, मेरे ही गांव में रहकर इन सास बहू ने चावल की खेती की। अब गांव में इन दोनों सास बहू की वाहवाही होगी, लोग इन्हीं से फसल खरीदेंगे। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या हुआ मालिक, किस सोच में पड़ गए? अच्छा मालिक, अब मैं कल से नहीं आऊंगा। मुझे माँ और संध्या की मदद करनी है। वो दोनों अकेले फसल को बेचना, उसका हिसाब रखना नहीं संभाल पाएंगी, तो अब से हम अपने खेत पर ही काम करेंगे। जमींदार अपने आदमियों को बुलाता है। कुछ भी करके इन सास बहू की खेती को नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, चाहे जैसे मर्जी उजाड़ दो इनकी चावल की खेती। ठीक है मालिक, हम अब ये काम पूरा करके ही लौटेंगे। ये जमींदार साहब तो सोमनाथ का खेत उजाड़ने की बात कर रहे हैं। सोमनाथ ने इनके खेतों में कितनी मेहनत से काम किया है, और आज जब उसने अपने खेतों पर काम करना चाहा है तो ये उससे ईर्ष्या में उसके खेत बर्बाद कर देना चाहते हैं। मुझे सोमनाथ को ये बात बतानी ही होगी। जमींदार का नौकर भागा हुआ जाता है और सोमनाथ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर संध्या और सुचित्रा भी बहुत हैरान हो जाते हैं। संध्या सोमनाथ से कहती है, हमें पुलिस को खबर करनी ही होगी। ये जमींदार साहब ने पूरे गांव में अपना राज चला कर रखा है। कोई अपनी मर्जी से काम कर ही नहीं सकता। ये तो बस चाहते हैं कि सारे गांव वाले इनकी गुलामी करें। संध्या बहू ठीक कह रही है, हमें पुलिस को खबर करनी ही होगी, इससे पहले कि देर हो जाए। सोमनाथ संध्या के साथ पुलिस के पास जाता है, सारी बात बताता है। जमींदार के आदमी खेत को तबाह करने ही वाले होते हैं कि ऐन मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और जमींदार के आदमियों को पकड़ लेती है। जमींदार के आदमी सारा सच उगल देते हैं और फिर पुलिस जमींदार को गिरफ्तार कर लेती है। देख लूंगा तुम सब लोगों को, मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हो। जमींदार साहब, आप शराफत से पुलिस स्टेशन चलेंगे या फिर मुझे डंडा दिखाना पड़ेगा? और जमींदार को उसके किए की सजा मिल जाती है। वो संध्या और सुचित्रा की मेहनत पर पानी फेरना चाहता था, पर भगवान मेहनत करने वालों के हमेशा साथ होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। मनुष्य को अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है और संध्या और सुचित्रा को उनकी मेहनत का फल मिल जाता है। उनकी चावल की फसल अच्छे दामों पर बिकती है और उस दिन से वो तीनों मिलकर खुशी खुशी अपने ही खेत पर खेती करके अपना परिवार चलाते हैं।